आज की क्लास में हम लोग अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ और कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो, पहला है अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन। भाज्य संख्या जो होती है वो अभाज्य संख्याओं के गुणन से बनती है। देखो एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा 12, तो 12 के लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना कैसे लिखा है, तो देखो 12 है, सबसे छोटी संख्या का भाग लगाओ तो चिक्की 12, फिर 2 का, फिर 3 आया, फिर ये देखो 2 गुणा 2 गुणा 3। जैसे 48 है, इसको देखो क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 3, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये देखो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो जो भाज्य संख्याएं हैं वो देखो अभाज्य संख्याओं के गुणन से बन रही हैं। और देखो एग्जांपल 60 है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे कभी भी ऐसे लिखना हो ना तो ऐसे भाग लगा लिया करो, 2 3 है, 2 15, फिर 3 का जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये देखो जैसे मुझे लिखना है, और एग्जांपल ले लो, जैसे 117 है, 117 कैसे लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 13, 13 नंबर 117 होता है ना। ये देखो ये दोनों भी अभाज्य संख्या। तो कोई भी जो भाज्य संख्या होती है ना वो क्या अभाज्य संख्याओं के गुणन से बनती है, मतलब अभाज्य संख्याओं को गुणा कराने से बनती है। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं कोई भाज्य संख्या है, उसको क्या लिख सकते हैं अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या उसकी पावर आएगी कुछ इंटू दूसरी अभाज्य संख्या, उसकी फिर पावर कुछ, फिर तीसरी अभाज्य संख्या उसकी पावर कुछ, डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखा जाता है। देखो क्वेश्चंस देखो हो रहा है ना, इससे संबंधित क्वेश्चंस। कोई भी अभाज्य संख्या मुझे चेक करनी है कि वो अभाज्य है या नहीं, तो कैसे करेंगे, देखो जैसे 161 है, ये चेक करनी है मुझे कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, भाज्य चेक कर लूंगा कि ये भाज्य है या नहीं। अगर भाज्य है जब तो भाज्य होगी, नहीं तो फिर क्या हो जाएगी अभाज्य। तो भाज्य चेक कर लो कि भाज्य की नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या है, इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या लो जो किसी संख्या का वर्ग है। जैसे 169, इससे बड़ी 169 है तो किसी संख्या का वर्ग है, और किसका वर्ग है वो 13 का। मतलब 13 गुणा 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा 169, जो क्या है 161 से बड़ा। सोचो अगर 13 से बड़ी संख्या लेते हो आप दोनों, जैसे 14 ले ली, तो 61 से तो बड़ी आएगी ना, क्योंकि 13 गुणा 13 करने पर ही 161 से बड़ा आ रहा है। तो दोनों संख्याएं अगर आपने 13 से बड़ी ले ली तो 161 से तो बड़ी आएगी ना, लेकिन हमको कितना लाना है 161। 161 चाहिए ना हमको, 161 में भाग लगा के देखना कि इसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो देखो अगर दोनों संख्याएं जो है 13 से बड़े तो नहीं ले सकते। अगर आपने एक बड़ी ले ली 13 से, तो दूसरी 13 से क्या लेनी पड़ेगी छोटी। मतलब कम से कम एक संख्या ऐसी होगी जो अगर ये भाज्य है तो उसमें 13 से छोटी संख्याओं का भाग जा रहा होगा ना। और कोई भी जो भाज्य संख्याएं होती है वो अभाज्य संख्याओं के गुणन से बनती है। तो ये भी अभाज्य संख्याओं के गुणन से बनी होगी तो फिर 13 से छोटी जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, उनका भाग लगा के चेक कर लो। जैसे 2 3 और कौन सी है 5 है, 7 है, और कौन सी है 11।
तो इनका भाग लगा के चेक कर लो। अगर इनका भाग जा रहा है ना इसमें, तो ये भाज्य होगी, अगर नहीं जा रहा तो अभाज्य। देखो 2 का भाग जा रहा है इसमें, नहीं जा रहा। 3 का छेड़ दो 8, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का देखो 7 का भाग जा रहा है इसमें, 7 का भाग जा रहा है इसमें 23 बार। तो 161 को लिख सकते हैं 23 इंटू 7, 23 इंटू 161। देखो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं। तो देखो एक अब आप चेक करके देख लो, चाहे एक संख्या अगर 13 से बड़ी है ना, तो दूसरी 13 से क्या है, छोटी, क्योंकि 13 गुणा 13 करने पर 161 से ज्यादा आ रहा है। तो अगर एक संख्या 13 से बड़ी ले रहे हैं तो दूसरी संख्या 13 से छोटी लेनी ही पड़ेगी। तो ये एक तरीका होता है अभाज्य संख्याओं को चेक करने का, कि कोई भी जो अभाज्य संख्या है उससे बड़ी कोई ऐसी संख्या लो जो किसी संख्या का वर्ग है, और फिर जो जिस संख्या का वो वर्ग है उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उसका भाग लगाकर चेक कर लो। जैसे इसमें क्या किया था हमने, 161 है, 161 से बड़ी कोई वर्ग संख्या जो किसी संख्या का वर्ग है, कौन सी है, 169 किसका वर्ग है, 13 से, 13 का। तो 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका क्या कर लिया, भाग लगा के चेक कर लिया। तो इसमें भाग जा रहा है तो 161 क्या हो जाएगी, 161 क्या हो जाएगी, है कि भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य नहीं है ये। और देखो जैसे 181 है, इसको चेक करना है, कैसे करेंगे, देखो 181 से बड़ी ऐसी कोई संख्या देखो जो कि संख्या का वर्ग है, 196, 196 किसका वर्ग है, 14 का। तो 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका भाग लगा के चेक कर लो। अभाज्य का ही भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणन से बनती हैं, इसलिए अभाज्य संख्याओं से ही भाग लगाते हैं। तो 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। मतलब अगर हम एक संख्या, अगर दोनों संख्याएं 14 से बड़ी ले लें तो 181 से बड़ा ही आएगा। एक संख्या अगर हमने बड़ी ले रहे हैं तो एक संख्या 14 से छोटी लेनी ही पड़ेगी, तभी 181 बन पाएगा, वरना 181 से ज्यादा ही आएगा। तो 14 से छोटी संख्याएं कितनी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 अभाज्य संख्याएं। 2 का भाग इसमें नहीं जाता, 3 का भाग नहीं जाता, 8 और 2 10, 5 का भाग नहीं जाता, 7 का 7 2 14, 4 1 नहीं जाता, 11 का 11 1 कम 11, 7 11 का भी नहीं जा रहा, 13 कम 13, 5 1 13 का भी नहीं जा रहा, 13 का भी नहीं जा रहा। तो 181 क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। और संख्याओं का भाग लगा के चेक करने की जरूरत ही नहीं है फिर। तो 181 एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें, कि दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, फिर ऐसे फिर चारों को आपको चेक करके देखना पड़ेगा। और देखो जैसे 253 चेक करना है आपको, तो इससे बड़ी भाज्य संख्या चेक करो कौन सी है, इससे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है, सॉरी इससे बड़ी क्या देखनी है, वर्ग संख्या कौन सी है, 256, और ये किसका है, 16 का। तो 16 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका भाग लगा के चेक कर लो इसमें। तो 16 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं है, अभाज्य संख्या थोड़ी है 9, 11, 13, इनका भाग लगा के चेक कर लो इसमें। 2 का नहीं जा रहा, 5 और 3 8 और 2 10, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 कम 11, सॉरी 11 तो नहीं को 22, 3 3 11 33, 23 बार 11 का भाग जा रहा है इसमें। तो 253 को क्या लिख सकते हैं हम, 23 गुणा 11। तो 253 क्या होगा, ये एक भाज्य संख्या है या भाज्य नहीं है। 217 चेक करना है, 217 से बड़ी कोई ऐसी संख्या देखो जो कि संख्या का वर्ग है, जैसे कौन सी हो गई, 225 किसका वर्ग है, ये 15 का।
तो इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका भाग लगा के इसमें चेक कर लो। इससे छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनका भाग लगा के चेक करो। 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है इसमें, तो ये 217 क्या हो जाएगी? 3 का भाग नहीं जा रहा इसमें, 5 का भाग भी नहीं जा रहा इसमें, 7 का भाग, 7 3 21 7 का भाग जा रहा है, तो 217 क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या। सात का भाग जा रहा है, 7 3 21 7 एकम 7, तो अभाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्याएं जो होती है वो अभाज्य संख्याओं के गुणन से बनती हैं। और देखो तो ये क्वेश्चन से लगभग सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वाले रेलवे एसएससी सब में, कि 4 ऑप्शन दे देगा, आपको चेक करना है कि कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य है, ये पूछेगा वो। और देखो तीन गुणनखंड तीन गुणनखंडों वाली संख्या देखनी है हमें। देखो कोई भी संख्या होती है, देखो भाज्य संख्याएं जो होती है वो अभाज्य संख्याओं के गुणा करने पर बनती है। जैसे एक है, हमें देख रही है 3 गुणनखंडों वाली संख्या। अगर कोई संख्या 3 गुणनखंडों की है तो सीधी सी बात है वो भाज्य संख्या ही होगी। क्यों? भाज्य संख्याओं के ही तो 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं के तो कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। तो पहली चीज तो भाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल से समझो, जैसे तीन गुणनखंडों वाली संख्या देखनी है तो देखो कोई भी संख्या होती है उसमें 1 का भाग जाता है, भाज्य संख्या जो होगी 3 गुणनखंडों वाली, और कोई एक संख्या होगी जिसका भाग जाएगा उसमें, और खुद संख्या होगी। जैसे मुझे 3 गुणनखंडों वाली देखनी है तो मैंने क्या किया, अभाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणा करने पर बनती है, तो मैंने एक अभाज्य संख्या ले ली 2। अगर मैं दूसरी अभाज्य संख्या इससे अलग लेता हूं, जैसे मैंने ले ली 3, तो 2 तिया 6, ये देखो 4 गुणनखंड आ गए। कौन कौन से 4? 1 2 3 6, मतलब संख्या ये 6 और 6 के गुणनखंड कितने आ गए? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड आ गए। और देखो जैसे एक है, हमें लेनी कितनी है? 3 गुणनखंडों वाली ले ली है। जैसे 3 ले ली अभाज्य संख्या, अगर इसको आपने दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा कराया, दूसरी अभाज्य संख्या कोई भी ले, जैसे 5 ले ली तो 5 3 15, संख्या आएगी क्या? 15। इसके भी कितने गुणनखंड हो गए? 3, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हो गए, 1 3 5 15। जैसे ही आप एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा कराते हैं तो गुणनखंड कितने बन रहे हैं? 4, 4 से कम नहीं बन रहे, लेकिन हमको चाहिए 3। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं उस अभाज्य संख्या को उसी अभाज्य संख्या से गुणा करा दूं तो देखो क्या बनेगा, 2 को 2 से गुणा कराओ 4। अब गुणनखंडों की संख्या चेक करो, 3 आ रही है, 1 2 और 4, 1 2 और 4, 3 गुणनखंड आ रहे हैं ना। और देखो अर्थात किसी एक अभाज्य संख्या को उसी अभाज्य संख्या से गुणा कराया जाए तो क्या 3 गुणनखंड आ जाएंगे। अगर एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा करा देते हैं तो फिर कम से कम कितने गुणनखंड तो बन ही रहे हैं? 4 तो बन ही रहे हैं, 4 से कम नहीं बन रहे। अगर हमें 4 से कम चाहिए
3, मतलब हमको कितनी चाहिए 3, तो उसी अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को उसी अभाज्य संख्या से गुणा कराना पड़ेगा। जैसे देखो 1 3 है, 3 को 3 से ही गुणा करा दूं तो 9, 3 गुणनखंड आएंगे 1 3 और 9। अर्थात अगर मुझे 3 गुणनखंडों वाली संख्या चाहिए तो मुझे उस अभाज्य संख्या को उसी अभाज्य संख्या से गुणा कराना पड़ेगा। अगर हम किसी अभाज्य संख्या को उसी अभाज्य संख्या से गुणा करा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अभाज्य संख्या का क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। देख लो 2 को 2 से गुणा कराया, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 को 3 से गुणा कराया 9। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे 1 5 5 कितना आ गया 25। अभाज्य संख्या का क्या किया, वर्ग किया। यहाँ पे भी कितने गुणनखंड आ रहे हैं 3, 1 5 25। तो केवल और केवल अभाज्य संख्याओं के वर्ग करने पर ही 3 गुणनखंड आ रहे हैं। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, केवल अभाज्य संख्याओं के वर्गों में ही 3 गुणनखंड होते हैं। अगर कभी भी 3 गुणनखंडों की बात करी जाए कि किसी संख्या के 3 गुणनखंड है, इसका मतलब वो किसी अभाज्य संख्या का वर्ग है। जैसे 4 है 2 का वर्ग हो गई, 9 है 3 का वर्ग हो गई, 25 है 5 का वर्ग हो गई। इस वाले कंसेप्ट से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, देखो एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा था। वो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखो, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि पी क्यू आर और एस तीन सटीक गुणनखंडों वाली धनात्मक प्राकृत संख्याएं हैं जिनमें एक और स्वयं संख्या शामिल है। यदि Q बड़ा है P से और दोनों 2 अंकों की संख्याएं हैं, मतलब Q और P दोनों 2 अंकों की संख्याएं हैं, और R बड़ा है S से और दोनों 1 अंकीय संख्याएं हैं, तो व्यंजक P माइनस Q माइनस 1 अपॉन R माइनस S का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो देखो हमें ध्यान में आना चाहिए कि अगर कोई ये 4 संख्या 3 गुणनखंडों वाली संख्या है, तो हमने अब थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि 3 गुणनखंडों वाली संख्या कौन सी होती है, किसी अभाज्य संख्या का वर्ग होती है। तो ये तीनों की तीनों वर्ग हैं, किसका, अभाज्य संख्याओं का वर्ग है। तो देखो वो बोल रहा है कि Q जो है बड़ा है P से और दोनों 2 अंकीय संख्याएं हैं और 3 गुणनखंड है इनके सटीक, मतलब 3 ही गुणनखंड है। और देखो R है जो कहाँ गया, R है इससे बड़ा है, और ये जो है 1 अंकीय संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं क्या है, और 3 गुणनखंड इनके P Q R S, ये तीनों के कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है सबके। अगर 3 गुणनखंड है तो ये किसी अभाज्य संख्या का वर्ग होंगी। तो दूसरी चीज हमें देखनी है 2 से 99 तक। 2 से 99 तक क्यों, क्योंकि ये तो 2 अंकीय संख्याएं हैं और ये 1 अंकीय संख्याएं हैं। तो देखो 99 तक 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। तो 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका वर्ग चेक कर लो। अभाज्य संख्याओं का है, क्यों, क्योंकि 3 गुणनखंडों वाली जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, अभाज्य संख्याओं का वर्ग होती है। जैसे 2 3 10 से छोटी 5 7, ये हो गई अभाज्य संख्या। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 5 का कितना होता है 25, 7 का कितना होता है 49। तो देखो इनमें से Q और P कौन सी होंगी, ये दोनों में से Q और P 2 अंकीय संख्याएं हैं, मतलब 25 और 49, और दोनों में Q बड़ा है
तो गुणनचास और 25 में से बड़ा कौन सा है? गुणनचास। तो Q का मान हो जाएगा गुणनचास और P का मान हो जाएगा 25। और दूसरा R और S दोनों क्या दे रखी है? एक अंकीय संख्याएं दे रखी हैं। एक अंकीय संख्या कौन कौन सी होगी? 4 और 9। तो इनमें से बड़ा कौन सा है? R है। और इनमें दोनों में से बड़ा कौन सा है? 9। तो R का मान क्या हो गया? 9। तो S का मान क्या हो गया? 4। उसने जो बोला है ना कि 3 सटीक गुणनखंडों वाली धनात्मक प्राकृत संख्याएं हैं जिनमें एक और सम संख्या शामिल है। अगर ये नहीं बोलता ना कि एक और सम संख्या शामिल है, तब भी हमें पता था कि 3 गुणनखंडों वाली जो संख्याएं होती है वो कौन सी होती है? अभाज्य संख्याओं का वर्ग। तो उसको ये बोलने की भी जरूरत नहीं थी कि जिनमें एक और सम संख्या शामिल है, बोलने की जरूरत नहीं थी ये वाली बात। तो देखो इसका मान निकाल लो, P माइनस क्यू माइनस 1/R माइनस S। P कितना हो जाएगा? 25। 25 है देखो P का मान। Q हो जाएगा 49। 49 माइनस 1/R दे रखा है 9। 9 माइनस 4, 49 और 1 50। माइनस का 25 आ गया ऊपर, नीचे हो गया 5। तो ये आ रहा है -5। तो -5 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? देखो ये दे रखे हैं, S की फॉर्म में दे रखे हैं। S का मान कितना है? 4। तो S का मान दे रखो यहाँ पे -4 -1 कितना आ रहा है? -5 आ रहा है यहाँ से। तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे S का मान 4, 4 -1 3 आएगा, 1 - 4 -3 आएगा, 4 1 5 आएगा, -5 यहाँ से आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा। ये CGL मेंस का क्वेश्चन था। ये 2000 ये CGL मेंस का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने 2022 में। 2022 का क्वेश्चन है ये। और देखो सह अभाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। देखो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहभाज्य संख्या होती है जिनका, वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो। एग्जाम्पल से समझो। HCF क्या होता है? देखो HCF होता है, जैसे मैंने संख्याएं ले ली 4 और 6, 4 और 8 ले ली। कौन कौन सी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग जा रहा है? 2 है और 1 क्या है? 4 है। दोनों का भाग जा रहा है इसमें। लेकिन HCF जो होगा ना वो होगा बड़ा वाला। दोनों का भाग जा रहा है क्या होगा? 4, बड़ी वाली संख्या। 4 से इसको काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो जिनका HCF 1 हो वो क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं। 1 होने का मतलब जैसे 1 और 2 है, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? सिर्फ 1 का ही भाग जा रहा है। मतलब HCF फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। मतलब ये दोनों संख्याएं जो आपस में किसी का भाग नहीं जाता इसमें, मतलब जो आपस में न कटे एक तरीके से। ऐसी दो संख्याएं जो आपस में न कटे वो क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल से समझो, 1 और 5 है। HCF कितना है? दोनों आपस में किस संख्या से कटती हैं? नहीं कटती। तो HCF हो गया इनका 1। तो ये क्या हो जाएगी? सहभाज्य संख्या हो जाएगी। 6 और 8 है, ये दोनों किसी से कटती हैं? कटती हैं। किससे? 2 से। तो इनका HCF तो 2 हो जाएगा। तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। 9 10 है, किस संख्या का भाग जाता है 9 10 में? 1 का ही जाता है बस। 1 HCF हो गया, मतलब दोनों किसी से नहीं कट रही, मतलब ये सहभाज्य संख्या है। 11 और 20 हो गई, ये क्या है? इन दोनों में किसका भाग जाता है? 1 का ही जाता है दोनों में बस। 11 और 20 में दोनों में 1 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो 1 का ही जा रहा है, तो एक जगह क्या हो गई? सहभाज्य संख्या हो गई। HCF 1 हो गया इनका। और देखो
परिपूर्ण संख्याएं, इनको बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर क्या होती है? देखो, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, उसे सम संख्या को छोड़कर, ये इस जगह पर लिख लेना, इस लाइन को ना। वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए और उस स्वयं संख्या को शामिल नहीं करना। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये देखो, ये मैंने ले लिया 6। 6 के गुणनखंड कितने कितने होते हैं? किस किस का भाग जाता है 6 में? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, खुद 6 का जाता है। लेकिन क्या बोला है? उस स्वयं संख्या को शामिल नहीं करना। ये देखो कैंसिल कर दिया। अब इनका ऐड करो, इनको 3 तो 5 और 1 6 आ गया। इनका ऐड करने पर 6 आ गया ना। तो इसका मतलब ये क्या है? परिपूर्ण संख्या है ये क्या है? परिपूर्ण संख्या है। और देखो, जैसे मैंने देखा 2, ये 3 ले लिया। 3 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 और 3, सही है ना। तो खुद संख्या तो लेनी नहीं है, तो इनको ऐड करने पर तो 1 ही आएगा। 1 ही आएगा ना। तो ये क्या होगी? परिपूर्ण नहीं होगी। जैसे मैंने ले लिया 7 ले लिया। तो 7 में किस किस का भाग जाता है? 1 का और 7 का। दोनों को ऐड करो, 1 और 7 को, तो कितना? सॉरी, 7 तो लेना ही नहीं है ना, खुद संख्या थोड़ी लेनी है। तो 1 आएगा इनका भी। परिपूर्ण है नहीं होगी। 14 देखो, 14 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, और किसका जाता है? 7 का जाता है, और 14 का जाता है, खुद 14 का। सही है ना। तो देखो 14 को तो लेना ही नहीं है, इनको ऐड करो। 7 और 2 और 1 10। 14 नहीं आ रहा ना, 14 नहीं आ रहा, तो ये परिपूर्ण नहीं है। 28 देखो, 1 का भाग जा रहा है 28 में, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, 14 का जा रहा है, और 28 का जा रहा है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। 28 तो लेना ही नहीं है, खुद संख्या थोड़ी लेनी है। अब ऐड करो इनको। 14, 7 और 4 11 और 2 13 और 1 14। तो 14 और 14 28। तो इनको ऐड करने पर 28 आ रहा है। इसका मतलब ये परिपूर्ण है। तो ये होती है परिपूर्ण संख्या है, मतलब वही संख्या है जिनके गुणनखंडों को ऐड करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, लेकिन उस स्वयं संख्या को शामिल नहीं करना है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी का अगली क्लास में।